गुड मॉर्निंग। पैर नहीं छूते गधाई, कितनी बार बोल चुका हूँ। एनी होमवर्क? क्या था? चैप्टर स्टार्ट करना है ना नया अपने को आज, मोनोटोनिसिटी। क्या? 3 आर्टिकल बचे हैं अभी। आ रहे बेटा, उसी पे आ रहे। टेंजन नॉर्मल में होमवर्क दिया था कोई? कौन कौन सा? इसका तो आंसर किसी बच्चे ने बता दिया था शायद मुझे, शायद सही है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू कर्व्स के बीच का एक क्वेश्चन था अपने पास। कौन सा था? वाई स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, कर्व 1 था। और कर्व 2 क्या था बच्चा? वाई इक्वल टू ब्रैकेट ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स, यही था। ठीक है, तो ब्रैकेट ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की रेंज बताओ। मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स की रेंज बताइए, रेंज। तो ये आएगी तुम्हारी 1 से √2, और 1 से √2 आएगी तो इसके बॉक्स की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो ये कर्व जो 2 है बेटा, वो तो y इक्वल टू 1 है, और कर्व 1 है तुम्हारे पास एक सर्किल। दोनों को प्लॉट कर दो। तो पहला कर्व बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर, तो बन गया सर्किल की फोटो ये, करेक्ट है। और दूसरा कर्व है y इक्वल टू 1, उसकी फोटो ये। तो ये कर्व 1 है तुम्हारा, ये कर्व 2 है तुम्हारा, इनके बीच का एंगल चाहिए अपने को इस पॉइंट P पे। दो कर्व के बीच के एंगल के लिए क्या क्या चाहिए होता है? टेंजेंट का स्लोप, ठीक है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले हम पॉइंट P के कोऑर्डिनेट आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए एक कोऑर्डिनेट तो पता है 1, और जैसे y की वैल्यू 1 रख दो वैसे x आ जाएगा 2। अब जो एंगल अपने को निकालना है वो ध्यान से ऑब्जर्व करो अगर, तो इस लाइन और इसकी टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल ही वो एंगल होगा। तो जो एंगल देगा वो ये देगा, और वही एंगल ये भी होगा, फील करो। यानी कि बेसिक एंगल बिटवीन दोनों कर्व के बीच की अगर हम बात करते हैं तो कर्व 1 मतलब मैं स्लोप ऑफ 1 अगर लिख रहा हूं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, dy/dx, किसका? कर्व 1 का। कहां पे? पॉइंट P पे। m2 किसको लिखते हैं हम लोग? dy/dx ऑफ कर्व 2, कहां पे? एट पॉइंट P पे। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से याद रखना कि इतना करने की जगह पे अगर आप चाहो तो फॉर्मूला लगाओगे इसका tan थीटा का, दोनों की ओर निकाल के। दूसरा तरीका ये है कि जो इस पे ड्रॉ करी गई टेंजेंट का स्लोप होगा वही इन दोनों कर्व के बीच का एंगल रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो दूसरे वाले मतलब सर्किल 2 पे, कर्व 1 पे जो dy/dx होगा मतलब टेंजेंट का स्लोप होगा, ये कितना आएगा 2,1 पे, उसका डेरिवेटिव निकाल दो। माइनस का 2, x मतलब 2 अपॉन 2 इंटू वाई मतलब 1, कितना आ गया? -2 आया। यानी अगर मैं पूछूंगा tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो tan थीटा इक्वल टू कितना आ गया? मॉडुलस ऑफ -2। यही है थीटा, वो यही होगा थीटा वो। यानी अल्टीमेटली थीटा कितना निकल के आ गया? tan इनवर्स ऑफ 2। tan इनवर्स ऑफ 2 लिख दो, मॉड लगाओ, उससे कोई टेंशन नहीं। एक्यूट और ऑप्टिक्स की बात कर रहा है वो आपसे। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका था कि हम लोग क्या करते, इसकी वैल्यू भी निकाल लेते। तो dy/dx ऑफ द कर्व 1 कितना आएगा? 0। इनके बीच में क्या लगा देते? फॉर्मूला लगा देते एंगल बिटवीन टू कर्व्स का। तो tan थीटा इक्वल टू क्या आता? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। इसको कैलकुलेट कर लेते, इससे भी यही वैल्यू आ जाती। आ गया कि फिर से बताऊं? समझ में आ गया? तो हमने दो कर्व अगर दे रखे हैं, दो कर्व के बीच के एंगल की बात कर रहा है, तो दो कर्व के बीच के एंगल को हम किस तरीके से इंटरप्रेट करें वो देख लें आप लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा था गृह कार्य में? थीटा π/8 पे कितना आंसर आया? ए आ रहा होगा, थीटा पे इंडिपेंडेंट आ रहा है शायद। ए आ रहा होगा, ए आएगा। अगला क्वेश्चन जो होमवर्क का था, लेंथ ऑफ टेंजेंट पूछा था ना उसमें,
तो लेंथ ऑफ टेंजेंट ए के बराबर आ रहा है, करना है मुझे, करना है। ठीक है भाई, करो, देखिए कितना है। कर बताओ क्या था बच्ची, एक्स इज इक्वल्स टू ए टाइम्स कॉस टी, टी का थी थीटा था, थीटा कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू। वाई कितना था, ए साइन थीटा। क्या पूछा है आपसे उसने, लेंथ ऑफ टेंजेंट। कहां पूछा है, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 पे। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे आपसे पूछूंगा व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ है, करेक्ट है, रूट आएगा y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन टेंजेंट है तो नीचे m आएगा, नॉर्मल होगा तो नीचे m नहीं आएगा। याद करने का तरीका ये, क्लियर। तो अपने को क्या निकालना होगा, m की वैल्यू, क्योंकि y तो अपने को दिख रहा है कितना है, a साइन थीटा, और m निकालना अपने को dy बाई डी थीटा, dy बाई डी एक्स। तो आएगा dy बाई डी थीटा, dy बाई डी थीटा कितना आएगा, a कॉस थीटा, नीचे आया ए टाइम्स कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा प्लस ये कट चुका है लॉग टेन थीटा बाई टू का डेरिवेटिव 1 अपॉन टेन थीटा बाई टू इंटू सेक स्क्वायर थीटा बाई टू इंटू 1 बाई टू। सॉल्व कर लिया था क्या, तो ये सॉल्व कर लेना, शायद टेन थीटा आता है। याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग इंटरप्रेट कैसे कर रहे हैं, थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 8 का कंसेप्ट है, ये ऑल सारी चीजें। ठीक है, जैसे ही आप m की वैल्यू और y की वैल्यू को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास आएगा बच्चा लेंथ ऑफ टेंजेंट शुड बी इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a sin थीटा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा। पूरे को सिंप्लीफाई कर देना, थीटा कट जाएगा और एल टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a के बराबर। इसलिए थीटा की वैल्यू कितनी दी थी मैंने आपको, पाई बाई 8। मैं पाई बाई 16 भी दे सकता था, मैं पाई बाई 32 भी दे सकता था। मैनिपुलेशन करते हुए चीज ध्यान रखना। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट किसके बराबर आ गया, ए के बराबर आ गया। अगला क्वेश्चन, ये लास्ट था, अभी इधर नोट करिए, शीट में भी होमवर्क दिया था क्या, ला दो फिर, पहले क्यों नहीं बताया। अच्छा बाद में करना है, ठीक है कर देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो करवा दूं सब, बाद में कर लेंगे, ठीक है बाद में करेंगे, बाद में। लेंथ ऑफ टेंजेंट में दो ही क्वेश्चन कराए होंगे अभी, पीछे पलट, ठीक है ठीक है ठीक है, याद है बेटा याद है। हो गया, एक अगला क्वेश्चन लेते हैं इसी पे अभी। तो भाई साहब अभी हम लोग बात करेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल का एक और क्वेश्चन, ये टेस्ट प्रॉब्लम है, इसे ध्यान से देखना। क्वेश्चन ये कह रहा है फॉर द कर्व b टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस a का होल क्यूब, b टाइम्स ऑफ y स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस a का होल क्यूब इफ लेंथ ऑफ सब टेंजेंट का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स लेंथ ऑफ सब नॉर्मल। और आपसे कह रहा है फाइंड लैम्डा। इवन इंटीजर टाइप का था तो मैं इंटीजर टाइप नहीं फ्रेम कर रहा हूँ, सीधे क्वेश्चन बोल रहा हूँ। बहुत सिंपल था क्वेश्चन, थोड़ा सिंप्लीफाई करिए इसको, लैम्डा निकालिए फटाफट। लैम्डा आएगा, लैम्डा को मैं ऐसे दे देता हूँ, इफ कर दो इसको, इफ लैम्डा इज इक्वल्स टू k1 अपॉन k2 टाइम्स ऑफ b वेयर ki बिलोंग्स टू इंटीजर, फाइंड k1 प्लस k2। इसको कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो कभी भी लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल निकालना है तो किन किन चीजों का यूज करना है, दो, कौन कौन सी, y और m। सबसे पहले मैं इसका m आपसे पूछूंगा, तो इसका m निकाल के दे दीजिए मुझे, तो मतलब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना होगा, तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ 2b y y डैश इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ
एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो यहां से जो m आ गया बच्चा वो आ गया 3/2b इंटू एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर बाई वाई। एनी डाउट? ठीक है, अब हमें चाहिए लैम्डा की वैल्यू। तो यहां से लैम्डा का एक एक्सप्रेशन लिख दो। तो लैम्डा इज इक्वल टू एस टी का होल स्क्वायर अपॉन लेंथ ऑफ एस एन। ठीक है, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, सब टेंजेंट फॉर्मूला बोलो, सब टेंजेंट है क्या आएगा, y सब टेंजेंट है तो y इंटू एम का होल स्क्वायर, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल है, सही लिख रहे हैं गलत लिख रहे हैं, अपॉन में आएगा। तो लिख तो दिया y बाई एम। ठीक है, नीचे क्या आएगा, लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, उसको क्या लिखेंगे y m। यहां से लैम्डा इज इक्वल टू क्या बन के आ गया फाइनली सॉल्व करके, तो वो आ गया y स्क्वायर अपॉन m क्यूब इंटू वाई। सही है, तो एक y से y कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू आ गया कितना, y बाई एम क्यूब, और m की वैल्यू पुट कर दो तो आ जाएगा y अपॉन m की वैल्यू बोलो 3x प्लस ए अपॉन 2b y का स्क्वायर का, ऊपर स्क्वायर भी बैठेगा, का होल क्यूब। कैलकुलेशन देखना, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल थी कैलकुलेशन, कुछ है नहीं इसके अंदर, कोई रॉकेट साइंस नहीं कैलकुलेशन में। तो लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा 8b क्यूब y की पावर 4 27 x प्लस ए की पावर 2, ये 3 ये 6। चेक कर लो कैलकुलेशन, कहीं गलत हो तो पूछ लेना। 8b क्यूब y की पावर 4 अपॉन 27 x प्लस ए की होल पावर 6। आंसर तो देखो खाली b के टर्म्स में चाहिए, तो मुझे x और y हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, ये बैठा हुआ है, अरे यहां से y स्क्वायर की वैल्यू उठाओ और यहां चिपका दो, कितना बन जाएगा, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 8b क्यूब, y की पावर 4 की वैल्यू बोल दो वहां से, तो x प्लस ए की पावर 6 अपॉन b स्क्वायर, नीचे 27 x प्लस ए की होल पावर 6, तो ये कट गया, b स्क्वायर से ये भी कट गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया 8b बाई 27। कुछ आया समझ में क्या किया, एक क्वेश्चन होमवर्क में दे रहे हैं आप लोग को, मैंने एक कंसेप्ट सिखाया था t प्लस वन बाई टी वाला और t माइनस वन बाई टी वाला, याद है वो कंसेप्ट की, भूल गया, उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो ट्राई करना आप लोग। शायद शीट में भी है, एक कर्व दिया गया है y इज इक्वल्स टू सी बाई टू ई की पावर माइनस एक्स बाई सी प्लस ई की पावर एक्स बाई सी, if length of normal at any point p x1 comma y1 is k times of y1 square by c, find k। ट्राई कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अब दो पहले हम लोग बहुत छोटे छोटे आर्टिकल लेंगे। एक आर्टिकल है अप्रोक्सीमेशन, क्या उसके बाद सबसे आखिरी आर्टिकल वो होगा। दो छोटे छोटे चवनी टाइप के आर्टिकल है, ये प्योर एक्सक्लूसिव मेंस के आर्टिकल है अप्रोक्सीमेशन जैसे। तो अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है बच्चा, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसका मैनिपुलेशन करके अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। क्या है वो फॉर्मूला, आप लोग को याद होगा तो हमने डीवाई बाई डी एक्स पढ़ा था जब पहली बार बचपन में, मैंने आप लोग को बताया था ये डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स होगा, और बताया था कि लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो लगाएंगे, याद है पक्का। ठीक है, अगर मैं यहाँ से लिमिट हटा दूं, अगर मैं यहाँ से लिमिट हटा दूं तो ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई थी, इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एफ डैश एक्स होगा राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स।
अरे लिमिटिंग वैल्यू पे इक्वलिटी आई थी, याद है? तो अगर ये इक्वलिटी हटा दूंगा तो इसको मैं बोल सकता हूँ दिस विल बी इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा वाई। क्या मैं डेल्टा वाई को लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स? मतलब रॉकेट साइंस में फॉर्मुला डेरिवेशन है, बहुत सिंपल सा, इसलिए कह रहा हूँ। ये समझ में आ रहा क्या हुआ? डेल्टा वाई को ऐसे लिख दिया है वाई टू माइनस वाई वन, और नीचे डेल्टा एक्स ही रहेगा क्योंकि वो एक्स टू माइनस एक्स वन ही है। अरे इन दोनों का डिफरेंस आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और एक फॉर्मुला डिराइव हो गया। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ गई। इसकी वैल्यू निकालना है, इसकी वैल्यू, ये क्रॉस मल्टीप्लाई और ये उठ के इधर, तो फाइनली क्या बना बोलो? एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। ये हमारे पास किसी भी फंक्शन की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालने का फॉर्मुला डिराइव हुआ है। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। नोट इट डाउन द फॉर्मुला डेरिवेशन फर्स्ट। अप्रॉक्सीमेशन समझते हैं सब लोग? किसी चीज की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना, दैट इज नोन एज द अप्रॉक्सीमेशन। किसी चीज की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकालना इज नोन एज द अप्रॉक्सीमेशन। अब जैसे मैं इसको एक क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूं, ठीक है? फाइंड approximate value of find approximate value of under root of 35.9. Sometimes this expression should help out you to get the answer up to the dash point of two places. आता है ना पेपर में? तो हम लोग रूट निकालने लग जाते हैं, क्यूब रूट निकालने लग जाते हैं। अरे आता है ना? जैसे मान लो मैं को यही बोलो कि किसी क्वेश्चन का हम सॉल्व करो, ये आ जाए 35.9, तो इसका आंसर निकला होगा तो 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा। तो वो कुछ कुछ क्या आएगा, वो निकालने का तरीका भी ये है, ठीक है? मान लो ये क्यूब रूट कर दे, क्यूब रूट, तो क्यूब रूट में कैसे इंटरप्रेट करना है वो सब, तो ये सब एक, ये आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट के रिजल्ट्स लिखने में भी काम आता है कई बार, पर किसी को पेपर में नहीं स्ट्राइक करता, टेंशन ना लो। यहाँ बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ कर लेंगे, करता कोई नहीं है। 35 लाओ 35.9 किसके आसपास मल्टीप्लाई करके आएगा, यही करते रूट निकालने का जो भी फंडा आपको बताओ। हम लोग इसकी बात कर रहे थे, देखो इसके अंदर क्या होता है, कैसे कैसे करा जाता है, क्या क्या सोचा जाता है, ठीक है? इसके सोल्यूशन को देखना। सबसे पहले आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो इसके आसपास का नंबर आपको 36 दिख रहा है। 36 इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका स्क्वायर रूट 6 होता है, हमें पता है। हमने क्या किया, हमने एक फंक्शन लिया जिसका नाम रखा है रूट एक्स। रूट तो था ही था, करेक्ट है? किस, अब हमको जो वैल्यू चाहिए थी, ध्यान से देखना, हमको चाहिए वैल्यू, वो चाहिए एफ ऑफ 35.9, करेक्ट है? तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने x को 36 रखा है और डेल्टा x को माइनस का 0.1 रखा है। देखिए बन गया एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये समझ में आया दोनों चीजें? ये तीनों समझ में आ गया। यहाँ पे अगर क्यूब रूट होता तो मैं क्यूब रूट ले लेता, वैल्यू यही मानता, मैनिपुलेशन करते थे, या उसके रिस्पेक्ट में जो भी आता नेबर रूट में 36 पता था, 0.1 पता था, ठीक है? अब एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। आया, तो ये बन गया 35.9। वैल्यू पुट करो सबकी, विच विल बी इक्वल्स टू अप्रॉक्सीमेटली एफ एक्स मतलब एफ ऑफ 6 प्लस डेल्टा एक्स का मतलब माइनस का 1/10, सॉरी 36 आएगा, 36 आएगा, 6 लिख दिया मैंने, 36 आएगा, इनटू डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, एक्स मतलब 36, यानी अप्रॉक्सीमेटली हो गया 6 माइनस का 1/10 इंटू 1/12, 12 आएगा ना, यानी अल्टीमेटली आ गया अप्रॉक्सीमेटली शुड बी इक्वल टू 6 माइनस 1/120। कैलकुलेट करो, आंसर बताओ। नहीं 1/120 को सॉल्व करो, ज्यादा आसान है। 1/120 को सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, जल्दी निकालो, जल्दी आपको करना है। 5.99, 4 प्लेसेस तक, 3 निकाल दो बहुत है। 5.992 कैलकुलेटर से निकाला, हाँ अच्छा कैलकुलेटर से बोल रहा था कैलकुलेटर से निकाला है नहीं भाई साहब, थोड़ा कैलकुलेशन स्मार्ट करो, आप लोग नहीं आती तो भी, आप लोग भी जानते हो फंस जाओगे, बैठे रह जाओगे,
पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद भी अगर डेसिमल के 2 प्लेसेस तक आंसर मांग लिया और नहीं निकाल लो तो तुम्हारा इंटीजर टाइप तोड़ ही गया। चलो इसलिए तो इंटीजर करेंगे नहीं, है ना। अननोन को तो सॉल्व ही नहीं करना, नोन है तो उसको सॉल्व कर ले पहले, है ना। टारगेट ही हम 20 लेकर के चल रहे हैं अटेम्प्ट करने के लिए, बावड़ो। सॉल्व करने थोड़ी, अटेम्प्ट करने के लिए। 10, वाह, कॉन्फिडेंस देखो। यार 10 क्वेश्चन से कैसे उम्मीद कर रहे हो? 10 क्वेश्चन तुम अगर अटेम्प्ट का टारगेट लेके चल लो तो 30 भी 25 भी करके आ गए मान लो फिजिक्स केमिस्ट्री में पूरे अटेम्प्ट, तो 50-60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे। अब जब तुम 25 पूरे अटेम्प्ट करोगे तो 75 में 60 अटेम्प्ट हो गए। अरे हाँ बहुत है यार। और 60 में 15 गलत भी हो गए, 20 चलो गलत कर लेते हैं। 60 में 20 गलत ना, तो 40 सही, 16 और 20, 140 नंबर आ गए। 140 140 आ गए ना, 140 है। 140 में 98 तो आ ही जाएगा, नहीं 98 भी आ जाएगा। 140 में तो 98 फंस सकता है, ये पर 98.5 भी फंस सकता है 140 में। तो 180 प्लस पे, 175 प्लस पे 99 फंसेगा, उससे कम में तो बहुत ही रेयर है फंसे, बहुत ही रेयरेस्ट है। 99 परसेंटाइल 175 से कम में फंसे। एक क्वेश्चन और करें। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, नहीं, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ, अरे ये तो होमवर्क मिलेगा, ठीक है, 101, सेम ही कंसेप्ट है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मुला मैंने आपको बताया, फॉर्मुला बेस्ड आर्टिकल है, ज्यादा फालतू में टाइम मत वेस्ट करो, उसमें सीधे फॉर्मुला लगाओ और आंसर ले लो। नेक्स्ट आता है रेट मेजरमेंट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है, मेंस के फ्रेम में भी और एडवांस के फ्रेम में भी है। रेट मेजरमेंट, मैक्सिमम चैप्टर की कॉपी खोलना, मॉड्यूल खोलना, मॉड्यूल का जो पहला पेज है जहाँ पे 5वां हेडिंग करके 5 लिखा होगा, उसके नीचे ना मेंसुरेशन के बहुत सारे फॉर्मूले दिए हैं। अगर आपको याद है अच्छी बात है, नहीं याद है प्लीज उसको पढ़ लें। जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ कोन, 1/3 पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल सिलेंडर, क्यूबिकल सिलेंडर बोला मैंने, क्यूबिकल सिलेंडर। ये होता क्या है पूछोगे, होता ही नहीं है, तभी तो मैंने पूछा। हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया, हॉलो सिलेंडर का सरफेस एरिया, और क्लोज सिलेंडर का सरफेस एरिया प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये सारे फॉर्मूले दिए गए उसमें, अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता तो प्लीज उससे पढ़ लेंगे मैक्सिमम में। मतलब मैं कॉपी में भी लिखवाऊंगा नहीं, मैक्सिमम में पढ़ाते वक्त भी आपको वहीं से नोट करना है, वहीं से लिखना है। मॉड्यूल है किसी के पास, देना जरा, मैं बता ही दे रहा हूँ। 5.01, 5.01 पेज नंबर, ये देखो 5 लिखा हुआ है, 5, ठीक है। 5 के नीचे ये लिखा हुआ है यूजफुल फॉर्मूले ऑफ मेंसुरेशन, कुछ पुच्चू चुल्लू पुल्लू ऐसी उंगलियां दिखा रखी उसने, ठीक है। पेज नंबर बेटा 5 है। और कैसे बता दूं, 5-5 चिल्ला तो इतनी देर से। मैक्सिमा को जैसे ही खोलोगे 5वां चैप्टर आएगा इसका, इस मॉड्यूल का 5वां चैप्टर, 1 2 3 4 5, हाँ, इस मॉड्यूल का 5वें चैप्टर का पहले पेज में ये ऊपर फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये वही है जो गलती से आपने कहा अगर 10th में पढ़े होंगे कभी, अगर गलती से, तो वो ये वही है। अब इसके क्वेश्चन कैसे होते थे, अगर 10th वाले क्वेश्चन थोड़े से याद हो, कि टंकी से पानी खोल दिया गया, पानी की देर में खाली हो जाएगा, टंकी भर जाएगा, वही क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं उसी पे। तो रेट मेजरमेंट में कुछ नहीं है कि अपने को मैनिपुलेशन करना है। अगर कोई चीज इंक्रीज करती है तो उसका डी वाई बाई डी टी या डी ए बाई डी टी या डी एक्स बाई डी टी क्या होता है, प्लस साइन के साथ, और अगर कोई चीज डिक्रीज करती है तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, बातें नहीं बातें नहीं। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब increases at the rate of 9 centimeter cube per second.
हाउ फास्ट द सरफेस एरिया, हाँ फास्ट द सरफेस एरिया, हाउ फास्ट द सरफेस एरिया increases when the side of cube is the side of cube is 10 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू नहीं किए तो पीवाईक्यूज में देखना, अंग्रेजी वाले क्वेश्चन ठीक ठीक आए हैं मेंस में भी, और एडवांस में तो मैक्सिमम में अच्छे आए हुए हैं। हम लोग यहाँ से बात करना शुरू करें पहले क्वेश्चन की, केयरफुली समझना है इसको। उसने बोला था वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इंक्रीजेस, तो ये जो लाइन लिखी है क्यूब इंक्रीजेस, तो यानी वॉल्यूम ऑफ द क्यूब मतलब रेट ऑफ द वॉल्यूम है, डीवी बाई डी टी। इंक्रीज करेगा तो प्लस साइन के साथ बैठेगा, किस रेट से, 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजेस, पूछा क्या उसने, ds बाई डी टी। क्या पूछा उसने, ds बाई डी टी पूछा हुआ है। कब पूछा है लेकिन, when द साइड ऑफ द क्यूब इज 10 सेंटीमीटर। तो मान लो मैं क्यूब की साइड को a से रिप्रेजेंट करूं तो ये कितना होना चाहिए, 10 सेंटीमीटर। पक्का, क्यूब तो सबको आता होगा, इतने बड़े भज्जर तो नहीं हो गए, ठीक है। क्यूब का वॉल्यूम पता है ना, तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब कितना आ गया, a क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब 6a स्क्वायर, क्योंकि 6 सरफेस होंगे और हर सरफेस का एरिया a स्क्वायर, टोटल 6a स्क्वायर। हमने यहाँ पे किया dv बाई डी टी। आपको पता है dv बाई डी टी का मतलब a वेरिएबल होगा, तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर डी ए बाई डी टी। एनी डाउट, ठीक है। आगे बढ़ा, मुझसे पूछा क्या गया है, ds बाई डी टी। फॉर्मूला लगाएंगे तो कितना आएगा, 12a डी ए बाई डी टी। 10th में ऐसे नहीं करते थे, पता होना चाहिए, उसमें तरीका कुछ और होता था। मोहम्मद ने आपने 10th में सिर्फ मैंने पूछा ये याद होना चाहिए, क्या, ये वॉल्यूम और ये क्या होता है, सरफेस एरिया, ठीक। इसकी वैल्यू कितनी दी है, 9, 3, a स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, 10, तो 10 का स्क्वायर डी ए बाई डी टी। क्या यहां से मेरा डी ए बाई डी टी आ गया, जो डी ए बाई डी टी की वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी, 9 बाई 300। इसको उठा करके यहाँ यूज कर लेंगे, तो यहां से अपन ने ds बाई डी टी निकाल दिया, तो ds बाई डी टी इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 इंटू ए कितना है 10 इंटू डी ए बाई डी कितना 9/300। तो कुछ आ जाएगा सॉल्व करके, कितना आता है, 2 आएगा, 3 3 का 9 आएगा, 3 का 100 आएगा, 10 जाएगा, और 36/10 3.6 ना सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। कितना टफ क्वेश्चन था ना। हाँ MIT लेवल बेटा, MIT है, IIT भी नहीं है, MIT है। मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है ना। मास्टर मास्टर, हाँ बेटा बिल्कुल। बस अगला क्वेश्चन लिखे, द हाइट ऑफ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड है मेरा, वो मेरे साथ आया था जब मैं वो 2 बार फेल होने के बाद मेरे बराबर हुआ था। एक बार वो शायद 5th में 6th में फेल हुआ था। वो पढ़ा था मेरे साथ क्लास फर्स्ट से, मतलब जिस स्कूल में मैं पढ़ा था उस स्कूल में पढ़ता था वो। एक बार 6 या 7 में किसी में फेल हुआ था, फिर 9th में दोबारा फेल हुआ था, मुझसे 2 साल बड़ा है, 3 साल है तो बड़ा 3 साल, बट 2 क्लासेस का चक्कर था। तो जब 9th में दोबारा फेल हुआ तब वो मेरे साथ हो गया था 9th में, उसका फिर वो फेल नहीं हुआ, फिर वो पास होता रहा धीरे धीरे करके, ठीक है। नहीं नहीं मेरे साथ उसके, उसने आर्ट्स ली थी, मैंने साइंस ली थी, प्रॉपर आर्ट्स ली थी, उसने बीए किया हुआ है। 12th तक 10th के बाद 11th में उसने कॉमर्स ली थी, और 12th में फिर 12th के बाद उसने बीए किया हुआ है, इकोनॉमिक्स एमए कुछ किया हुआ है। इज ए डांसर,
क्लासिकल डांसर, ठीक है, काफी बड़ा नाम है, कोई अगर कानपुर में होगा तो देखना। एक ग्रुप है एक, अ, अ, नहीं नहीं उसका नाम याद, उसके ग्रुप का नाम याद, कृष्णम ग्रुप, कृष्णम ग्रुप का डायरेक्टर वो विपिन निगम नाम है उसका, है। हाँ सुना होगा तूने, तो तू तो कहीं की ना, हाँ तूने सुना होगा। मतलब उसके पास कम से कम होंगे, कम से कम उसके रूम में होंगे तो लगभग लगभग 1000 अवार्ड्स, 1000 अवार्ड्स, 1000। वो क्लास क्लास फिफ्थ या सिक्स से क्लासिकल डांस कर रहा है खुद से, बिना सीखे। और वो जयपुरिया स्कूल है वहाँ का, बहुत फेमस स्कूल है कानपुर का, वहाँ का डांस टीचर है, एचओडी है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है। तो ये सब बातें मैंने इसलिए बताई क्योंकि उसको देख करके मुझे उसी की याद आई। मेरी बेटी उसको बड़ी मम्मी बोलती है। मेरी बेटी को मैंने सिखा दिया था, बेटा वो तेरी बड़ी मम्मी है, तो वो उसको बड़ी मम्मी बोलती है अभी भी, ठीक है। उसकी फोटो देख करके बोलती है बड़ी मम्मी की फोटो, ठीक है। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर एंड, बट लोग बोलते हैं ना कि लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, ये भी तरीके होते हैं बहुत सारे, मतलब बहुत ही काफी बड़ा नाम हो गया उसका कानपुर में। सरोज खान के साथ उसने डांस शो किया हुआ है, सरोज खान को तो हर कोई जानता होगा। बिरजू महाराज के साथ उसने शो किया हुआ है। जो एक है, ये सब आइकन्स हैं, आइकन्स उस इंडस्ट्री के आइकन्स हैं। एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम, ये एट द रेट का सिंबल होता है, पता नहीं है? अच्छा मैंने गलती कर दी। बेटा मैं भूल गया था, हाँ। इट इंक्रीजेस एट द रेट, डिक्रीजिंग था, इज डिक्रीजिंग एट द रेट 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 4 सेंटीमीटर per second. At the same time, the radius r is equals to 10 centimeter and is increases at the rate, and is increases at the rate 2 centimeter per second. Find rate of change of volume of cone. Rate of change of volume of cone. इसको ट्राई कर ले, थर्ड वाला क्वेश्चन मैं होमवर्क में देता हूँ, बस 3 क्वेश्चन बहुत है, सिंपल सा आर्टिकल है, ये भी फॉर्मूला याद होगा तो ही हो पाएगा। चुप रहो, पढ़ाई करो। गाना है ना, देख के तुमको क्या होता है कुछ ना बताएंगे। इफ एक्स एंड वाई आर द साइड्स ऑफ द स्क्वायर सच दैट y इज इक्वल्स टू x माइनस का एक्स स्क्वायर, फाइन, फाइन की जगह पे मैं इसको ऑप्शन बना दे रहा हूं। देन बेटा ऊपर वाला सॉल्व करना, नीचे वाला टीपना मत मेरे साथ, मुझे पता चालू हो गई होगी। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सेकेंड स्क्वायर with respect to first square is, ऑप्शन है इसके, ए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, बातें नहीं, 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1।
पूछा ही नहीं मैंने, अगला कर लो। जो चीज पूछी नहीं जाती वो बताते क्यों है? शीट देना, अगला करो जल्दी से, जिसका सेकंड हो जाए वो थर्ड अभी करना शुरू कर दे। बेटा बातें मत करो बिल्कुल भी, 15 दिन बाद पेपर देना है बेटा। अबे आज डेट कितनी है? 11 ही, 12 है ना? हाँ 12 दिन बाद पेपर देना है। अगले ट्यूसडे से पहला पेपर होगा ना? क्या करेंगे? क्लास चलेगी बेटा, लाइव क्लास चलेगी। और आप लोग को लेक्चर घर पे भी अगर आप कहीं भी रहेंगे वहाँ से लाइव क्लास ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। क्लासेस थोड़ी सी कम हो जाएंगी बस। मतलब अभी अभी अपन ने फाइनल ये लिया है, बट देखते हैं, अभी 1-2 दिन बाद फाइनल डिसीजन आपको बता देंगे। बेटा सिलेबस नहीं हो पाएगा, आप ही लोग को नुकसान उसमें आपका है, हमारा हमें कोई दिक्कत नहीं, नुकसान आपका है, ठीक है ना? परेशान मत हो, बार बार बोल रहा हूँ, ऑल द थिंग्स शुड बी इन फेवर ऑफ योर, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग। मेजर अपन डिस्कशन पार्ट को करेंगे, और थ्योरी में भी टीचर्स को बोला गया है कम पढ़ाएंगे थोड़ा सा, जिससे आप उसको, मान लो उनका 2 लेक्चर का भी कोई आर्टिकल, 3 लेक्चर भी आपका छूटेगा किसी टीचर का, भाई 4 दिन से ज्यादा का गैप नहीं फंसेगा, आना जाना मिला करके भी। और पढ़ने का तरीका मैंने आप लोगों को पहले बता रखा था। आज की डेट में भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे में अगर आप चारों क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो आपके 6 घंटे क्लासेस में जा रहे हैं। 6 घंटे के बाद आपके पास लगभग 18 घंटे बचते हैं। 18 घंटे में अगर 6 घंटे में आप बाकी सारा पाप कर रहे हैं, सोना धोना नहाना, तो भी आपके पास 12 घंटे बचते हैं। इस 12 घंटे में सिर्फ आप 3 घंटे भी अगर आप करंट को दे रहे हैं, करंट को सिर्फ 3 घंटे, जितना आप कर पाओ 3 घंटे में, तो भी आपके पास 9 घंटे बचते हैं। इस 9 घंटे में अगर आप 3-3 घंटे डेली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को दे रहे हैं इक्वल वेटेज के करस्पॉन्डिंग, प्योर कैलकुलेशन है, बिल्कुल शुद्ध कैलकुलेशन है। 3 घंटे आपको करंट चैप्टर को देना, जो आप 4 क्लास में पढ़ गए उसको 3 घंटे में कवर करो। और इतना नहीं पढ़ रहा तो भी छुट्टी करके तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये भी ध्यान रखो। मैं तुम्हें छुट्टी दे भी दूंगा तो भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम्हें लगे खाली, क्योंकि सिर्फ फर्क इसका आ रहा है, सिर्फ इसका, ये 7 घंटे का फर्क आ रहा है। ये 7 घंटे कई लोग 2 घंटे में कवर कर सकते हैं, जैसे मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, बट आप जाओ घर पे, मान लो मैंने आज आर्टिकल पढ़ाया, आप जाओ हेडिंग पढ़ी, एक्सरसाइज 1 के 8 मेथड के और अप्रोक्सीमेशन के 5 क्वेश्चन थे, सॉल्व कर लिए। 5 क्वेश्चन सॉल्व करने में कितना टाइम लगेगा? वर्स्ट सिचुएशन में लगेगा तो भी तुमको लगेगा 25 मिनट, खत्म हो गया, एक स्लॉट खत्म 25 मिनट में। ऐसे दूसरे स्लॉट का, ऐसे तीसरे स्लॉट का, ये है, ये स्ट्रेटेजीज हैं। नहीं करोगे आपकी कॉल है। क्लासेस आपकी 3 के आसपास हो जाएंगी, जैसे भी 4 चल रही है वो 3 में शायद शिफ्ट हो जाएंगे अगले हफ्ते से, ठीक है? आंसर आया होगा 400 पाई/3। कितने लोग का आ गया और किसका नहीं आया वो देख लें। वॉल्यूम ऑफ द कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है? उसने बोला है द हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 20 सेंटीमीटर। h की वैल्यू कितनी दी है बच्चे 20, इज डिक्रीजिंग, तो dh/dt डिक्रीज कर रहा, मतलब माइनस साइन के साथ आएगा। किस रेट से आएगा? एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। बोला एट द सेम टाइम द रेडियस इज, यानी r की वैल्यू कितनी रखी उसने 10, एंड इज इंक्रीजेस मतलब dr/dt इंक्रीज करो तो किस साइन के साथ बैठेगा? प्लस। कितना आएगा वो? 2। मैं फिर आप लोगों से बोल रहा हूं, अब सोचो ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में गलत हो रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन गलती से आ जाएं और तुम्हारा गलत हो रहा है, क्यों? क्योंकि तुम अंग्रेजी के क्वेश्चन को देख के डर के छोड़ रहे हो। तुमसे बड़ा गधा कोई नहीं है। ये तो वो पार्ट है जो बहुत आसान माना जाएगा पेपर का पार्ट। अगर मुझसे बोलेगा इसकी रेटिंग करो तो मैं इसको रेटिंग इजी, मीडियम, टफ में इजी में करूंगा, क्योंकि सीधा फॉर्मुला बेस्ड कंसेप्ट है, कुछ भी नया नहीं लगाना है, ठीक? उसमें पूछेगा फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन, मतलब मुझे dv/dt चाहिए, तो dv/dt जब मैं करूंगा तो उस समय 2 वेरिएबल होंगे, rb और hb, दोनों वेरिएबल हैं, तो पाई/3 तो बाहर निकाल दिया, अंदर डेरिवेटिव करना शुरू किया, तो r² इंटू एच का डेरिवेटिव किया 2r dr/dt इंटू एच, प्लस अगला क्या बैठेगा? r² इंटू dh/dt। सबकी वैल्यूज भर दो, सारा डाटा गिवन है। अरे गिवन है कि नहीं गिवन है? तो खुद सोचो आप, क्या इससे आसान क्वेश्चन मिल सकता है? हाँ मिलेगा, बोलो। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, 2r मतलब हो गया कितना 20, dr/dt कितना हो गया 2, h कितना हो गया 20, ठीक है, प्लस r² कितना हो गया 100, dh/dt कितना हो गया -4। ये 20 आएगा ना? तो अल्टीमेटली सिंप्लीफाई कर लेना, कितना आता है 400 पाई/3 है। सिमिलर ट्रायंगल कहां से आ गया? कौन बना दिया?
फिर क्या करा, आर बाई एच की रेशियो क्यों निकालेंगे, गिवन है भाई, तुम रिलेशन थोड़ी निकालोगे, उसमें गिवन डाटा है, तुम मैक्सिमम में पहुंच गए, आएंगे उसमें भी आएंगे, मैक्सिमम में दिखाऊंगा जो तुम आर बाई एच का रिश्ता चाह रहे हो, वो रिश्ता क्या कहलाएगा उस समय बताएंगे। अब मैं जो शॉर्टेज डिस्टेंस पढ़ा रहा हूँ इसको मैं बस शॉर्ट में यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि एज एन आर्टिकल हम आगे भी इसको लेंगे मोनोटोनिसिटी में, ठीक है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व, बातें नहीं, बीइंग एन आर्टिकल, अगर आपने उन्हें कोनिक के पीवाईक्यू करे होंगे तो एक क्वेश्चन बहुत शानदार है उसके अंदर, जो भी मुझसे मुश्किल से एक हफ्ते के पीछे बीच में ही किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था, ठीक है। तो मैंने वैसे ही क्वेश्चन वी वन में भी कराया था लेकिन वो थोड़ा सा फंस गया, तो मैं वो नहीं करा रहा हूँ क्योंकि मैंने रैंडम फ्रेम किया था, मुझे याद तो था ही नहीं, तो फंस गई थी कैलकुलेशन, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट जरूर डालेंगे पहले तो। शॉर्टेज डिस्टेंस अपन ने एक बार और पढ़ लिया, कोई बताएगा कहाँ, 3D में, कब पढ़ा था, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था उसका, फॉर्मूला बी माइनस ए डॉट पी क्रॉस क्यू अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्रॉस क्यू, याद है कुछ कुछ। यहाँ पे जब हम शॉर्टेज डिस्टेंस की बात करें बिटवीन टू कर्व्स, तो एक अंग्रेजी लिखेंगे, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व इज ऑलवेज मेजर्ड, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स is always measured is always measured की जगह पे कैलकुलेटेड भी लिख दो कुछ भी, is always measured along their common normal, along their common normal। दो कर्व के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस हमेशा उनकी कॉमन नॉर्मल के अलोंग कैलकुलेट करना जाता है। क्या होता है फंडा वो समझेंगे। एक कर्व अगर अपने पास ये था कर्व वन वाई इक्वल्स टू एफ एक्स, दूसरा कर्व हमारे पास ये था कर्व टू वाई इक्वल्स टू जी एक्स, इन दोनों कर्व के बीच का जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो अलोंग देयर कॉमन नॉर्मल आएगा, ये हो गई इनकी कॉमन नॉर्मल। जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगा वो इस पी पॉइंट और इस क्यू पॉइंट के बीच का होगा। जिस समय शॉर्टेज डिस्टेंस दे रहा होगा ज्योमेट्रिकली भी समझ में आ रहा होगा, और डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है ना, ऐसे डिस्टेंस ऐसे भी हो सकता है। इन सब में सबसे छोटा कौन होगा, नॉर्मल के अलोंग जो होगा, दोनों के क्या हो परपेंडिकुलर। तो ये जो डिस्टेंस होगा पी क्यू दैट विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो पी क्यू इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। थोड़ा मैथमेटिकली कोई सोचना चाहे तो क्या करेंगे सर इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो हमको पी का पॉइंट मान लो चाहिए, क्यू का पॉइंट मिल जाए तो पी क्यू के बीच में हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका ध्यान से देखेंगे तो स्लोप द टेंजेंट टू द कर्व वन एट द पॉइंट पी सेम है, क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व टू एट द पॉइंट क्यू। अगर ये कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग चल रहा है तो पी और क्यू पे ड्रॉ करिए, टेंजेंट के स्लोप्स आपस में कैसे होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ उसको, शीट के क्वेश्चन उठा रहा हूँ, ठीक है। फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स वन y square equals to 8x and curve 2 x square plus y plus 6 का whole square equals to 1। Find the shortest distance between the curve C1 y square equals to 8x है और कर्व 2 एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 6 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। सही लिखा क्या, ठीक है।
मैं इसको दो मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है। मेथड वन तो यही जो हम लोग कैलकुलस में करने जा रहे हैं, मेथड टू हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एक्चुअली में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों सोचेंगे, क्योंकि दोनों कर्व हमारे फैमिलियर हैं और दोनों की फोटो से हम चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं कोऑर्डिनेट इसको सोचता, तो एक कर्व आ रहा है वाई एक्स प्लस वाई माइनस एक्स का, और इसका सर्किल का कुछ सेंटर यहाँ बनेगा, ऐसे कुछ सर्किल बनेगा, ठीक है। और दूसरा पैराबोला बनेगा वाई स्क्वायर कुछ 8x, कुछ ऐसा बनेगा। नहीं आया। इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा अलाउंग द कॉमन नॉर्मल होना चाहिए। कॉमन नॉर्मल का मतलब है कि ये पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करी होगी हमने पी पे, करेक्ट है, और ये इसका सेंटर हो गया सी मान लो, और ये पॉइंट क्यू था, तो इस पे जो टेंजेंट आएगी वो भी आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल। तो क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये पी क्यू के बराबर होगा। अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम पी क्यू को निकालना चाहते हैं, पी क्यू को निकालने वाले बहुत सारे तरीके थे। हम मैं कोऑर्डिनेट से करूंगा, भले कैलकुलस से कोऑर्डिनेट मिक्स कर देता हूँ, दो मेथड क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कैलकुलस कोऑर्डिनेट मिक्स कर लेता हूँ। अगर मैं आपको पी पॉइंट दे दूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं आपको पी पॉइंट दे दूं, तो क्या आप पी से सी के डिस्टेंस में से रेडियस को माइनस करके पी क्यू निकाल दोगे। यही जेई मेंस में आया था, बट कहानी में ट्विस्ट था, और जो सोल्यूशन दिया गया है ऐप पे वो गलत है। जो ऐप एक पर्पल वाला ऐप है, उसने उल्टा, हाँ जो भी है नाम नहीं पता मुझे, उसमें सोल्यूशन गलत दिया गया, या तो क्वेश्चन गलत है, सोल्यूशन सही है, या फिर सोल्यूशन गलत है क्वेश्चन सही है। तो ओरिजिनल ओरिजिनल पेपर उठा के देखेंगे तब आप आइडिया लगा पाएंगे। उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था इसके एक्स कोऑर्डिनेट का रेंज क्या आएगी, करेक्ट है। वो क्यूबिक बनती है एक, और क्यूबिक को फिर हम लोग एक आर्टिकल पढ़ेंगे मैग्जामा में, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, वहां से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं। वो सब मैं बताऊंगा, वाला क्वेश्चन भी कराऊंगा कॉपी में, ठीक है। अभी तो हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो अब हमको क्या क्या चाहिए, मोटा मोटा समझाओ। पी क्यू निकालना था अपने को, कैसे निकलेगा, क्या निकला है तो मेरा काम खत्म। पी, पी आ जाए बस, पी पी आती, क्या मेरे पास सी की कोऑर्डिनेट है, कितने हैं, 0, -6। क्या मेरे पास रेडियस भी है, कितनी है, 1। तो अगर मुझसे पी क्यू पूछा गया था, तो क्या पी क्यू हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस किसके बराबर होगा, पी क्यू के बराबर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू पी क्यू, और हम पी क्यू को लिख कैसे सकते हैं, तो पी क्यू लिख सकते हैं हम लोग पी सी माइनस सी क्यू। आया, पक्का। चलो भाई, तो यानी अल्टीमेटली कहानी किस पे डिपेंड कर रही है, सिर्फ पी पे। तो हम लोग पी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो पी के कोऑर्डिनेट एज्यूम करके बताओ फटाफट पैरामेट्रिकली। 2t, 80 स्क्वायर होगा ना, तो 80 स्क्वायर कॉमा 280, तो 4t। एनी डाउट, क्या t आ जाएगा तो p आ जाएगा, क्या p आ जाएगा, c पता है, pc आ जाएगा, क्या pc में से रेडियस 1 माइनस कर देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। यानी अल्टीमेटली क्या निकालना है, t निकालना। अब t निकालने के लिए जो कंसेप्ट लिखा है वो देखो, ध्यान से देखना। क्या इसकी जो स्लोप का टेंजेंट होगा और जो इस लाइन का स्लोप होगा, उनका प्रोडक्ट -1 होगा। यानी मैं क्या लिखने जा रहा हूं, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व 1 एट द पॉइंट p इनटू स्लोप ऑफ pc। अच्छा मैंने pc क्यों लिखा, क्योंकि c पता है और p हमने एज्यूम कर लिया है। इनका प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए, -1। उड़ गया, क्या आ गया, चालू हो, टी निकाल के दो, नोट करो, टी निकाल के दो, और टी निकलने के बाद उस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके यहां से हम लोग ये आंसर निकालेंगे। अच्छा मैंने सर्किल का कंसेप्ट क्यों यूज कर लिया, क्योंकि सर्किल फैमिलियर था हमारे लिए। इसकी नॉर्मल कहां से पास करेगी, सेंटर से। मान लो सर्किल ना होता, यहाँ पे कोई रैंडम सा इलिप्स बना होता, रैंडम इलिप्स, टेढ़ा इलिप्स, तो फिर हम क्या करते, उस केस में फिर क्या करना होता है, वाला कंसेप्ट लगा, तो दोनों के पॉइंट एज्यूम करके डिस्टेंस फॉर्म में लगा करके। लेकिन कोऑर्डिनेट का अगर आपके पास क्वेश्चन आ रहा है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, सर्किल का, तो इन चारों के केसेस में आपको थोड़ा सा स्मार्टली इसको हैंडल करना। मैं भी करूंगा कैलकुलेशन, परेशान मत हो, डरो मत। ये नोट कर लिया, तो ये वाला फॉर्मूला वाला डेरिवेशन नोट कर लिया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट मतलब डेरिवेटिव आ जाएगा, दैट विल बी कम आउट टू बी कितना, 4/2y, y मतलब 40। सही लिखा ना मैंने, गलत लिखा है, नहीं 2 नहीं आएगा ना, 2 नहीं आएगा ना, आएगा 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 आएगा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे वाई बाई डैश चाहिए ना, तो 8/2y आएगा,
और y की जगह पे 4t आएगा, सही तो कर रहा था मैं भी, इनटू स्लोप ऑफ पीसी लिखो। तो पीसी का मतलब हो गया 4t प्लस 6 अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 0 इक्वल्स टू -1। तो ये बन गया 4 टू द 8, ये तो कट ही गया। तो यहाँ से आ गया 4t प्लस 6 अपॉन 2t क्यूब इक्वल्स टू -1। गलत किया है? एक 2 भी कटेगा, तो 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू टी क्यूब आ गया। तो टी क्यूब माइनस टी क्यूब, सॉरी, तो टी क्यूब प्लस 2t प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 आ गया। अब मैंने ये जो क्वेश्चन उठाया है ये मॉड्यूल का क्वेश्चन है, आप उठा के देख लेना। और सेम कंसेप्ट को उठा के उसने मेंस में पूछा है। जो आप लोग से मैं बोलता हूँ ना, शीट का क्वेश्चन आते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन आते हैं, नोट्स के क्वेश्चन आते हैं, डीपी ऐसे आते हैं। उसका जो क्वेश्चन था उसका ये था, मैं दिखा रहा हूँ क्वेश्चन, मुझे याद है, डाटा वाइज याद नहीं हुआ। उसका पैराबोला बनता है कुछ ऐसे और उसका सर्किल बन रहा था यहाँ पे। मतलब उसने पैराबोला रिवर्स कर दिया, अपन ने y स्क्वायर इक्वल टू 8x लिया, उसने क्या लिया है x स्क्वायर इक्वल टू समथिंग y। और यही सेम पिक्चर थी, ऐसे नॉर्मल जाएगा, शॉर्ट डिस्टेंस की बात की। इसका y कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक लाई करेगा, ये क्वेश्चन था जेईई मेंस का। मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, बहुत सीरियसली आप रिवीजन करोगे 10 दिन आने वाले, 12 दिन 15 दिन, याद रखना क्वेश्चन को कनेक्ट करने की हैबिट डालो। कनेक्ट करना चाहिए। करा हुआ क्वेश्चन ये कर रखा है किसी ने, बोला सर पैराबोला घूम गया तो हम भी घूम गए। अबे ये दोनों सेम है, देखो ना फोटो आप, सेम कंसेप्ट लगा। यहाँ पे 2t स्क्वायर कॉमा 4t है, वहां पे पलट जाएंगे, कंसेप्ट तो सेम ही लगेगा। देख क्यूबिक बनी है, उसमें भी बनी थी क्यूबिक, उसकी क्यूबिक सॉल्व नहीं हो रही थी, इसकी क्यूबिक सॉल्व हो रही है। t इक्वल्स टू -1, उसकी क्यूबिक सॉल्व नहीं हो रही थी, क्यूबिक सॉल्व नहीं हुई थी, लेकिन उसने ये पूछा था t किसके बीच में लाई करेगा, बस ये बता दो। तो इसकी रेंज निकालनी थी कि रूट कहां से कहां तक आएगा, वो मैं सिखाऊंगा आपको मैक्सिमम में। वो भी करा हुआ आर्टिकल है, किसी क्यूबिक का जो रूट आएगा वो रूट किस इंटरवल में लाई करेगा वो प्रूफ करवाया उसने आपसे। t-1 आते हमारा p आ गया, p कितना आ गया 2, -4। अब p आ चुका है 2, -4, डिस्टेंस लगा दो। तो अपने को शॉर्ट डिस्टेंस निकालना है, ये फॉर्मूला लगाओ, ये यूज करो। तो एच डी इक्वल्स टू पी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू, सॉरी, इज इक्वल्स टू पी सी। तो p का c से डिस्टेंस निकालो, कितना आएगा 2 दूनी 4, कैलकुलेशन करते हैं ना, और -4 और -6 +4, सही है, और रेडियस 1, तो 2√2 -1। तो देख वो आपसे इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन पूछ सकता है, सुनना कौन कौन से। पहला, जो शॉर्टर डिस्टेंस आएगा किस पॉइंट पे आएगा वो बताओ, मतलब p के कोऑर्डिनेट। दूसरा, जो शॉर्टर डिस्टेंस आया पी क्यू वो बताओ। तीसरा, जो किस सर्किल पे आया वो पॉइंट बताओ। तो क्या करेंगे, सर्किल पे किस पॉइंट पे शॉर्ट डिस्टेंस आएगा वो पूछ सकता है वो आपसे, मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट। पैरामेट्रिक है, और पैरामेट्रिक आ गया, कंसेप्ट लगा दो। नहीं आया, पैरामेट्रिक नॉर्मल की इक्वेशन लेकर के पॉइंट सेटिस्फाई करो तो तुम्हारा थीटा निकल आएगा। नॉर्मल की इक्वेशन लिख दो, सेंटर से पास करे कुछ भी फॉर्मेट में, कैसे भी करके क्यू निकाल सकते हो। मतलब 3 क्वेश्चन पूछ सकता था, पी, शॉर्ट डिस्टेंस एंड क्यू। फिर बताऊं कि आ गया समझ में, पक्का। द की स्टेप ऑफ द क्वेश्चन इज दिस लाइन, स्टार लगाना है इस पे, और याद रखना जैसे हमने याद रखा हुआ है, 2 कर्व अगर टच करते हैं कंडीशंस, 2 कर्व अगर टच करते हैं कंडीशन, हाइट बराबर स्लोप बराबर, ऐसे ये कंसेप्ट आता है। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए, या फिर जो मैंने अभी पीछे लिखवाया, क्या कि दोनों की टेंजेंट कैसी होनी चाहिए, पैरेलल, अगर पी और क्यू कोऑर्डिनेट हमें पता है तो। ये 2021 या 22 का क्वेश्चन है, अभी अगर ट्राई करना चाहो तो जाकर के देख लेना, आपको मिल जाएगा, बाकी हम लोग करेंगे, ठीक है। दिस इज द एंड ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। नाउ द नेक्स्ट चैप्टर वी स्टार्ट, दैट इज द मोनोटोनिसिटी। The first thing what we are going to read this particular chapter, आपको पता होना चाहिए टेंजेंट नॉर्मल एक आसान चैप्टर था। टेंजेंट नॉर्मल देखो, अगर आप रिवीजन करने में एक काम कर पाओ, जैसे मैंने शायद आप लोग को बताया भी होगा, नहीं बताया तो बता देता हूँ, अगर आप लोग कर पाओ, अभी ऑप्शन है, ठीक है, टाइम लगेगा थोड़ा, आपका हो सकता है कि उसमें 10-10, 15-15 मिनट वेस्ट हो। हर चैप्टर के पहले, जैसे टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर में लिखा है ना, तो टेंजेंट नॉर्मल चैप्टर जहां से स्टार्ट किया उसके पहले एक खाली पेज बना लगा दो। ये पहले करना चाहिए था जब स्टार्टिंग में लोग पढ़ रहे थे, उसके अंदर क्या क्या आया है वो सब लिख लो, हेडिंग्स। अब उससे क्या एडवांटेज होगा सुनो, रिवीजन का। रिवीजन में ये पन्ना खोलोगे सर, अब मान लो लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, आंख बंद करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोल दी, रिवाइज हो गया। थ्योरी रिवाइज करने का शॉर्ट तरीका, थ्योरी, ओनली थ्योरी मैथ्स की,
क्वेश्चन नहीं, सिर्फ थ्योरी, नॉर्मल की इक्वेशन, एंगल बिटवीन टू कर्व्स, यही तो पढ़ा है ना अपन ने, सब टेंजेंट सब नॉर्मल, टेंजेंट लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ सब टेंजेंट लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, टचिंग ऑफ टू कर्व्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अप्रॉक्सीमेशन, रेट मेजर। तो आपने आर्टिकल बोलते चले गए, आर्टिकल में फॉर्मूला बोलते चले गए, जिस जगह ये फंस रहा होगा उसका फॉर्मूला खोल लिया। ज्यादा एक बार इसी के बगल में एक रफ कॉपी रखी है, सारे बगल बगल लिखते गए, उससे क्या होगा, फॉर्मूले सारे रिवाइज हो गए। ये एडवांटेज वाली चीज है, अदरवाइज इसमें टाइम लगता है। ये बेसिकली मैं 11th 12th वाले बच्चों को बोलता हूँ, बट आप लोग क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शन आ गया 2 बार रिवीजन करने का, एडवांस तक हमको तीसरी बार रिवीजन करना होगा, तो अभी भी आप थोड़ा बना लो, मान लो नहीं बनाना चाहते तो आगे के चैप्टर्स में अभी से बनाना शुरू कर दो जितना बाकी है, ठीक है। अब जैसे मैं इसकी बात कर रहा हूँ मोनोटोनिसिटी हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हम लोग मोनोटोनिसिटी में बात करेंगे कि कौन सा फंक्शन इंक्रीज कहाँ करता है, कौन सा फंक्शन डिक्रीज कहाँ करता है, वो सीखेंगे अपन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। इसकी क्या क्या मैथड्स होते हैं, डेरिवेटिव अप्रोच एंड एल्जेब्रिक अप्रोच, एल्जेब्रिक अप्रोच एंड कैलकुलस अप्रोच या डेरिवेटिव अप्रोच, कुछ भी बोल दीजिए आप। इसके बाद इसके अंदर हम लोग सीखेंगे, जब हम लोग ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पढ़ लिया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को पढ़ने के बाद हम लोग सीखेंगे ग्राफ्स के बारे में। अब ये जो ग्राफ्स के बारे में सीखेंगे, ये हम ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में सीखेंगे। ग्राफ प्लॉटिंग ये लिखना नहीं, सिर्फ देखना है, ये नहीं मेरे पीछे पीछे तुम भी ये लिख रहे हो, मैं आर्टिकल बता रहा हूं आपको कैसे कैसे पढ़ेंगे, किस ऑर्डर में पढ़ेंगे। ग्राफ प्लॉटिंग नाउ इज कंप्लीट। कैसा भी फंक्शन दे दे तमीज वाला, जिसका ग्राफ बन सकता हो, उसको हम लोग बनाएंगे। उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स आते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप बताऊंगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे लीस्ट एंड ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन यूजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। एक तरीका तो होगा मैक्सिमम का, पढ़ा रखा है 12th में, किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, डेरिवेटिव 0 कर, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव कर दो, मैक्सिमम आता है ना। एक वो अप्रोच होती है, एक ये अप्रोच होती है। ग्राफ से ही हम लोग सिर्फ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू की बात कर लेंगे। फिर आता है बेटा इनइक्वालिटी, ये थोड़ा सा टफ होता है इसमें, ठीक है, इनइक्वालिटी वाला पार्ट। इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कौन सा कर्व किससे ऊपर है, ग्राफ से भी चेक करते हैं दूसरा। और इसके बाद लास्ट में, इसके बाद हम लोग इनइक्वालिटी पढ़ने के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे 2 थ्योरम्स, एक होगी रोल्स थ्योरम और एक होगी लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो ये पूरा चैप्टर ऐसे है। बेसिकली हम इस चैप्टर को यहीं पे मैं ब्रेक करता हूँ, यहाँ से मैं इसको तीसरा चैप्टर बोल देता हूँ, एओडी का 3rd पार्ट, ठीक है, वो आता है इसी के अंदर है, मोनोटोनिसिटी के अंदर है, क्योंकि इसके बाद आएगा मैक्सिमम। इतना सारा पढ़ना है और सबका सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन उठा के आप लोग ना ताबड़तोड़ क्वेश्चन आते हैं इसमें, मतलब। और ये चैप्टर वो चैप्टर है जो कंप्लीट कैलकुलस रिवाइज करता है, कंप्लीट इंक्लूडिंग इंटीग्रेशन इटसेल्फ। हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं करता बस, एयूसी भी इसमें आ जाता है। क्यों, ग्राफ बनाओगे ना, एरिया अगर निकालना होगा तो बिना ग्राफ के तो हम एरिया नहीं निकाल पाएंगे ना, इसलिए वहां वाले पार्ट में हम एरिया, मैं करवा दूंगा एरिया का क्वेश्चन भी आपको। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, पहला पॉइंट देखो मोनोटोनिसिटी के अंदर, इफ, तमीज से सुनना टर्म्स, इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग, सिंबल बनाते रहेंगे अब हम लोग, इन द इंटरवल ए टू बी, क्लोज ले लो चाहे ओपन ले लो, कुछ भी ले लो, बस हेडिंग लिख करके पेन छोड़ देना और बोर्ड पे नजर होनी चाहिए अब तमीज से। कुछ लोगों का दर्द है, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ा दर्द है ये। 2 चीजें होती हैं आपकी लाइफ में, एक तो ये आएगी और एक ये आएगी। सेकंड केस है एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसको शॉर्ट में हम लोग एस एरो लिखेंगे, इन द इंटरवल ए टू बी। तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। इंक्रीजिंग की फोटो ये होती है और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की फोटो ये होती है। हिंदी में सुनना, फिर अंग्रेजी में बता दूंगा, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है हमेशा बढ़े, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब होता है कभी भी घटे ना। हिंदी बहुत तमीज से सुनना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब है हमेशा बढ़े, फोटो देखो, जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे वाई हमेशा बढ़ेगा। और इंक्रीजिंग का मतलब होता है वैल्यू घटे ना, भले कांस्टेंट हो जाए, जीरो नहीं कांस्टेंट हो जाए। ए से यहाँ तक क्या है कांस्टेंट, फिर बढ़ने लगी, क्या घटी कभी, या तो बराबर रही या बढ़ी, तो उसको हम क्या बोलेंगे इंक्रीजिंग। और हमेशा बढ़ेगी उसको क्या बोलेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। डन। कुछ बुक्स में इसको नॉन डिक्रीजिंग बोलते हैं, वही मतलब आ गया, नॉन डिक्रीजिंग। हिंदी बोलो नॉन डिक्रीजिंग की, घटे ना, वही मैंने बोला।
कुछ बुक्स में दिया गया, आईआईटी में नहीं देता है, आईआईटी यही टर्म्स यूज करता है, इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। डन, पक्का। 2 मैं करूंगा, 2 आपको घर से करके आना है इसका, जो अब इसके अंदर मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसको सॉल्व करने के अपने पास 2 मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है अलजेब्रिक। अलजेब्रिक मेथड क्या कहता है वो समझना। अगर अपन ने 2 रिजल्ट लिखे हैं, x1 और x2, 2 नंबर उठाए हैं, क्या बोला मैंने कि अगर x2 x1 से बड़ा था, फोटो में देखते रहना, क्या x2 x1 से बड़ा है? अरे क्या x2 x1 से बड़ा है? कोई भी x1 x2 ले लूं, कंडीशन है फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू कहां से कहां तक, a से b। तो ये बताना कि ये वैल्यू को क्या मैं, ये ग्राफ फंक्शन का है y इक्वल्स टू fx ग्राफ है, दोनों ध्यान रखना, क्या मैं इस गोले को f ऑफ x1 बोल सकता हूं? अरे बोल सकता हूं। और क्या दूसरे वाले गोले को मैं f ऑफ x2 बोल सकता हूं? तो व्हाट दिस इंप्लाइज कि f ऑफ x1 या तो उल्टा लिखना, उल्टा x2 लिखना, x2 पहले x2, क्योंकि मैंने यहाँ पे वही लिखा है, x2 या तो x1 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है। नहीं आया? अगर ऐसा हुआ दिस इंप्लाइज कि हमारा फंक्शन कैसा होगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन ए टू बी। इसको रिवर्स में भी ध्यान रखना है, कैसा कन्वर्स टू होगा, यहाँ लिख रहा हूँ, इसके नीचे आप लोग लिखना, मैं उसको जगह छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलो चल लिख ही देता हूँ, ऊपर लिख दूंगा, वहां लिख दूंगा, ठीक है, स्टार करके। अगर मैं बोल रहा हूँ इफ, ध्यान से सुनना, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग एंड एफ ऑफ अल्फा ग्रेटर देन एफ ऑफ बीटा, व्हाट दिस इंप्लाइज, फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। तो अगर कोई फंक्शन इंक्रीज करेगा तो जो इनइक्वालिटी फंक्शन में थी वही इनइक्वालिटी इनपुट में होनी चाहिए। तो इनपुट इंप्लाइज मतलब अल्फा किससे बड़ा होना चाहिए, बीटा से। नहीं आया? पक्का? ठीक है। इसके मेथड 1 में आ रहे हैं, मैं लिखने के, मेरे लिखने के बाद आप लिखोगे, बाकी आपकी कॉल है, जो आपको करना आप करो, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ चीजें। यहाँ पे x1 ये लिया, यहाँ पे x2 ये लिया, बताओ अंतर क्या हट गया, इक्वलिटी हट गया। यहाँ पे अगर इक्वलिटी आ जाएगी, यहाँ पे इक्वलिटी आ सकती कि नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने इंक्रीजिंग वर्ड लिखा है, तो भी अल्फा पे और बीटा पे यही कंडीशन रहेगी। अरे आया? यहाँ पे क्या कंडीशन आएगी कि इफ, पीले रंग से देता हूँ, x2 is greater than x1 for all x2 x1 belongs to कहां से कहां तक, a से b, what this implies, f of x2 क्या होना चाहिए, greater than f of x1, इक्वलिटी हट जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इंप्लाइज फंक्शन कैसा है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल ए टू। मेरी बातें आ रही समझे कि मैं अपने आप रिवीजन कर रहा हूं, पक्का। और कन्वर्स तो सेम ही ऑलरेडी, क्या हट जाएगा यहाँ सिर्फ, इक्वलिटी हट जाएगी। तो अगर इक्वलिटी हटी हुई है तो ऑब्वियसली फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का हिस्सा होगा। क्लियर? पक्के से? चलो भाई, इसका मेथड 2 करेक्ट है? हाँ बोलो बोलो बोलो। अल्फा इक्वल टू बीटा, हाँ हाँ, इस पे इक्वलिटी लगाओगे तो इस पे भी लगानी है। हाँ, इस पे इक्वलिटी ना लगे तो भी हम इंक्रीजिंग बोल सकते हैं, ये बोल लो। हाँ, इस पे इक्वलिटी लगाएंगे तो अल्फा लेस देन बीटा भी हो सकता है, कैसे, इंक्रीजिंग के केस में कैसे हो जाएगा, तो अल्फा लेस देन बीटा कैसे हो सकता है, एफ ऑफ 2 एफ ऑफ 1 से बराबर है, यही बोलना चाह रहे ना, एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा। अच्छा मतलब, अच्छा वो तो फिर स्पेशल केस हो गया ना। हाँ ठीक है, मतलब तू ये बोलना चाह रहा है ये 1 था ये 2 था, और F2 और F1 बराबर है, तो उल्टा भी बोल सकता हूँ मैं। हाँ वो चले, स्पेशल केस है वो, स्पेसिफिकली अपन बात नहीं करेंगे, ठीक है। अब आता है इसके मेथड 2 पे। इसका मेथड 2 मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसका मेथड 2 मैं वहां लिख दूंगा, ठीक है। इसका मेथड 2 होता है कैलकुलस अप्रोच, डेरिवेटिव अप्रोच, ठीक है। पेन मत चलाओ, बाकी आपकी श्रद्धा भैया, मैं तो बोल रहा हूँ क्योंकि अभी लिखने में बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। मेथड 2, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव अप्रोच, और यही हम यूज करते हैं। ये मेथड कब यूज होगा, जब फंक्शन नॉन डेरिवेबल या डिसकंटिन्यूअस हो। क्या कहा मैंने, नॉन डेरिवेबल डिसकंटिन्यूअस, ऑब्वियसली आता है डिसकंटिन्यूअस को तो भी नहीं लगेगा, और नॉन डेरिवेबल को तो भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो डेरिवेटिव अप्रोच जब हम लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे, तो वो देखना। हम बोल रहे हैं इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स belongs to a to b, this implies fx is increasing in a to b। इसका कन्वर्स भी होल्ड करेगा, डन, ठीक।
उसका मेथड 2 मैं वहां लिख रहा हूं, बताओ चेंज क्या आएगा, बताओ चेंज क्या आएगा इसके डेरिवेटिव अप्रोच में। हाँ बोलो। कुछ नहीं हटेगा, कुछ नहीं हटेगा, कुछ भी नहीं हटेगा। एफ डैश एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी implies fx is strictly increasing for all x belongs to a to b and vice versa. रीजन आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे, दोनों के रीजन सुनना, ठीक है। रीजन लिखने से पहले मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जरा वो वाला उस वाले के नीचे एग्जांपल लेना, बाद में इस पे आएंगे, ठीक है। इसके तो चलो पहले इसकी बात कर लेते हैं। इसकी इक्वालिटी देखो दिख रही है, इसकी इक्वालिटी दिख रही है, तो ये जो इक्वालिटी होल्ड कर रही है, इक्वालिटी होल्ड फॉर इंटरवल, इक्वालिटी होल्ड फॉर इंटरवल। जैसे यहां से यहां तक देखो, और यहां से यहां तक है ना, फंक्शन कैसा आएगा, कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट आएगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 0। क्लियर, जरा इसका ही देखना। तो यहां लिखने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इस जगह ले रहा हूं एग्जांपल, ठीक है। ये ग्राफ तो कोई ऐसा रॉकेट साइंस बच्चा बैठा जो ना बना पाए, कोई ऐसा बच्चा बैठा जो ना बना पाए, सब बना लेंगे। नेचर बताओ, नेचर स्ट्रिक्टली की नहीं, अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना, ऐसे ही। तो ये स्ट्रिक्टली है कि इंक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तुम बोल रहे हो, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रूफ तुम करा रहे हो, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। जरा इसका डेरिवेटिव करो, 3x², कैसा होगा ये, पॉजिटिव होगा, 0 नहीं होगा। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा, तो इक्वलिटी होल्ड करेगी कि नहीं करेगी, कर रही है। इसकी इक्वलिटी कहां होल्ड करिए, डिस्क्रीट पॉइंट्स पे। इसकी इक्वलिटी कहां होल्ड करिए, डिस्क्रीट पॉइंट पे। ये एग्जांपल है इसका, इसके नीचे जो लिखूंगा उसके बाद लिखना आप लोग ये, यानी कि यहां पे मैं क्या लिखूंगा, इक्वलिटी होल्ड्स कहां पे, इक्वलिटी होल्ड फॉर डिस्क्रीट पॉइंट्स, या पॉइंट्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। यहां पे इक्वलिटी कब होल्ड करिए, पॉइंट्स पे, और यहां पे इक्वलिटी कब होल्ड करिए, इंटरवल पे। मेरी बात समझ में आ गई, थोड़ी थोड़ी पक्के से आ गई, पक्के से आ गई। अब आप लोग पहले ये नोट करें, फिर ये नोट करें, फिर ये नोट करें, फिर वो नोट करें, फिर ये नोट करें, फिर ये नोट करें, फिर ये एग्जाम्पल लिखें। 2 मैंने लिखे, 2 आपको घर से लिख के लाने। कौन से, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का एग्जाम्पल दो, इसका एग्जाम्पल दो, एग्जाम्पल लिखो इसके नीचे। रूट एक्स कौन बोला, हाथ उठाए। ग्राफ बना, मुंह चला, मुंह खोलने से पहले ग्राफ दिखना चाहिए जो बोलोगे। ई की पावर इंक्रीजिंग होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगी, इंक्रीजिंग होगा। तो मैंने बोला ना आपसे, इसके एग्जांपल बोलो पहले, चलो इसके बोल दो, इसके जल्दी बोल दोगे। y इक्वल्स टू ई की पावर x, y इक्वल्स टू ln x, करेक्ट है। y इक्वल्स टू साइन इनवर्स x सब डोमेन में, y इक्वल्स टू टेन इनवर्स x सब डोमेन में, है ना। इसके एग्जांपल बोलो। हाँ, y इक्वल्स टू ब्रैकेट x, वेरी गुड। कांस्टेंट इंक्रीज, कांस्टेंट इंक्रीज। अरे तो स्पेसिफिक डोमेन पे आ गए ना, हम तो फॉर ऑल एक्स की बात कर रहे हैं। रिस्पेक्टिव डोमेन को, डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग बना सकते हो आप। एक एग्जांपल डाल दो खाली, ठीक है। और भी तो बहुत सारे हैं, भी तो डिफाइन कर देंगे अपन, करेक्ट है। सिग्नम एक्स कैसा फंक्शन है, सिग्नम एक्स, सिग्नम एक्स इंक्रीजिंग। अरे कांस्टेंट, बढ़ गया, बढ़ गया कांस्टेंट। तो लो सिग्नम एक्स आगे दूसरा एग्जांपल। तो 2 मैंने लिखी है, तीसरा और चौथा आपको होमवर्क में लिख के लाना है। लिख लोगे कि मुझे वो भी लिखवाना पड़ेगा, पक्का ना। मैं नहीं लिखवा रहा, मत लिखो, छोड़ दो, क्या फर्क पड़ रहा। हर चीज कॉपी में हो जरूरी तो नहीं है। वो ये ना, वो शेर था ना, हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी हुई हैं, ये जरूरी नहीं, कुछ ख्वाहिशें तो दूसरों के लिए भी बाकी रह जाती हैं।
नहीं, कुछ कुछ ऐसे करके था, मैं भूल गया एक्चुअली में, तो बाकी मैंने अपने मन से जोड़ दिया लास्ट वाला। हाँ हाँ। नहीं नहीं, जिंदगी की कुछ अधूरी ख्वाहिशें करके कुछ था, मैं भूल गया। हाँ, जिंदगी जीने का मजा लीजिए, हैं। हुजूर आप कहाँ बैठे, यहाँ आइए, हैं। बहुत ढंग से लिखना है, प्रॉपर वे में लिखना है। तो पहला केस ये लिखना है आपको, फिर इसका मेथड 1 लिखना है। मैं ऑर्डर बना दूं क्या? ठीक है, पहले नंबर पे इसको लिखना है, दूसरे नंबर पे इसको लिखना है, तीसरे नंबर पे इसको लिखना है, चौथे नंबर पे इसके एग्जाम्पल को लिखना है, ठीक है। तो जब ये खत्म हो जाए फिर यहाँ से शुरू करना। तो ये पांचवा पॉइंट हो गया, पांचवें नंबर पे इसको पॉइंट बद लिख देना, ठीक है। छठे नंबर पे लिखना है, सातवें नंबर पे लिखना है, ये इसका एग्जाम्पल लिखना है, फिर ये आठवें एग्जाम्पल से लिखे हुए। उसके बाद ये 9वां पॉइंट है, 10वां पॉइंट है। यहां से हमने भावना समझी क्या है मोनोटोनिसिटी की, व्हाट इज द डिफरेंस। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। यार, अबे मैं अभी तक जो जैसे मैंने टेंजेंट नॉर्मल में आपको बहुत सारी चीजें बताई कि टेंजेंट का क्या क्या मतलब होता है। टेंजेंट क्रॉस भी कर सकती है, टेंजेंट काट भी सकती है, टेंजेंट टच भी करती है। ऐसे अब हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नॉन इंक्रीजिंग, नॉन डिक्रीजिंग, ये टर्मिनोलॉजीज क्या होती हैं। किस फंक्शन को हम मोनोटोनिक बोलेंगे, अभी हम लोग उसकी बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। किस फंक्शन, टाइम कितने बजे बेल बजती है? 15 मिनट है, तो जल्दी नोट करो, फिर 2 पॉइंट लिख दे। जगह छोड़ देना इतनी दोनों पॉइंट्स के लिए। एक पन्ने में अगर ये लिखा है तो एक पन्ना इसके लिए छोड़ देना, एक पन्ना उसके लिए लिखा तो एक पन्ना इसके लिए छोड़ देना। बेटर है, थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। तो 2 क्वेश्चन करते हैं अपन सिंपल से। फर्स्ट जो मेथड है वो हम लोग कब लगाएंगे, जब फंक्शन हमारा डेरिवेबल या डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो, नॉन डेरिवेबल डिसकंटिन्यूअस हो रहा हो कुछ भी। तो हम फर्स्ट मेथड को फॉलो करेंगे, अदरवाइज हम हमेशा सेकंड मेथड फॉलो करेंगे। क्यों करते हैं उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। नोट कर लो, नोट कर लो। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ x क्यूब। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपसे पूछूंगा, होपफुली शायद आती होंगी, तो आपको काफ़ी एक पुराने चैप्टर का रिवीजन भी हो जाएगा। प्लस का 9ax-1 इज ऑलवेज डिक्रीजिंग फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, फाइंड ए बच्चा।
अलजेब्रिक। तुम अभी तक M1 में बैठे हो? तुम यही हो? छोड़ दो, फोटो खींच लो तुम तो, तुमसे ना हो पाएगा। हो गया? चलिए, कुछ चीजों को ध्यान से समझें। पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है, हम गधों की तरह चालू हो जाते हैं, रटा हुआ है, ये आएगा तो ये करना, ये आएगा तो ये करना है, वो नहीं करा जाता है। गणित है बेटा, ठीक है। कुछ चीजें हमको समझनी पड़ेंगी। फंक्शन दिया गया था, ऑलवेज डिक्रीजिंग लिखा है। ऑलवेज डिक्रीजिंग मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, करेक्ट है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, जस्ट का उल्टा आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम इसको डेरिवेटिव से कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, वो फंक्शन बताएगा। अरे फंक्शन ही तो बताएगा। क्या ये पॉलिनोमियल फंक्शन है? क्या पॉलिनोमियल फंक्शन ऑलवेज सीएनडी होते हैं, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल? यानी कि डेरिवेटिव अप्रोच होल्ड करेगी, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया। एफ डैश ऑफ एक्स क्या आया? 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस का 6ax प्लस का 9 है। अब उसने कह रखा है कि फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो दिस इंप्लाइज जो उसका एफ डैश एक्स होगा वो क्या होगा? लेस देन इक्वल टू 0। किसके लिए स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है? फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल के लिए। तो ये वाली कंडीशन इसमें लगा दो। तो फाइनली अपने पास क्या है? दिस इंप्लाइज 3 टाइम्स ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस का 6ax प्लस का 9a मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। क्या ये सामने आपको एक इनइक्वालिटी कुछ जानी पहचानी सी दिख रही है? क्या इसके अंदर कंडीशन लगेगी? कितनी? 3। वेरी गुड। दो केस बनेंगे, इनफैक्ट अगर मैं ऐसे बोलूं तो दो केस बनेंगे, केस 1 और केस 2। केस 1 होगा कि लीडिंग कोफिशिएंट 0 हो जाए, और केस 2 होगा जो लीडिंग कोफिशिएंट 0 ना हो। ये बहुत सारा बच्चा छोड़ेगा, और याद रखना इस पे क्वेश्चन बनते हैं, मस्त बनते हैं, मस्त। क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। सॉरी बच्चा, वो तो बात की बात कर रहे हैं, अभी तो केस बनाया कि क्वाड्रेटिक नहीं है और क्वाड्रेटिक है। अब जब ये क्वाड्रेटिक नहीं थी तो यानी उस समय ये क्या लिखा हुआ उसको पढ़ लें, तो एक ही जगह पे माइनस टू रख दो, तो ये हो जाएगा माइनस टू रखेगा कितना आएगा? 12x माइनस 18 लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल। क्या ये पहली वाली जो मैंने इक्वालिटी लिखी है ए इज इक्वल टू माइनस टू पे, वो ट्रू है? क्या ए इज इक्वल टू माइनस टू पे ये हमेशा ट्रू है? अरे हमेशा समझ में आ रहा है ना? उसने बोला दिस शुड बी लेस देन 0 फॉर ऑल एक्स, हो क्या पॉसिबल है? तो यानी कि ये वाला केस होल्ड ही नहीं करेगा। उड़ गया? समझ में आ गया? लीडिंग कोफिशिएंट को जो हमने 0 बनाया, उससे जो केस बना, उस केस से जो एक्स पे कंडीशन है, उस कंडीशन करस्पॉन्डिंग अपन ने रिजल्ट लिखा है। अगला केस लिया ए 0, लीडिंग कोफिशिएंट 0 ना हो। अब अगर लीडिंग कोफिशिएंट 0 नहीं है तो क्या ये क्वाड्रेटिक है? अब अगर ये क्वाड्रेटिक है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हर एक्स के लिए निगेटिव है, तो उसके लिए कितनी कंडीशन लगती थी? 2। कौन कौन सी कंडीशन? एक तो जो लीडिंग कोफिशिएंट हो उसका वो कैसा हो? लेस देन 0 हो, और दूसरी कंडीशन इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल्स टू 0 हो। कुछ आया? याद आया? पक्का? बड़ी बड़ी चीजें ये रिवाइज कर लेना तमीज से, अगर नहीं आती है तो यहां से अपने पास आ जाएगा ए शुड बी लेस देन -2, ठीक है। इसको सॉल्व कर दो तो डी मतलब आ जाएगा 36a स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए, 3 इंटू ए प्लस 2 इंटू 9 इंटू ए शुड बी लेस देन इक्वल 0। सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है इससे। इन दोनों को सॉल्व करो, इंटरसेक्शन लो करके एक की वैल्यू बताओ। आ ही नहीं रही है? अच्छा, देखते हैं भाई, फिर मैं ही कर दूं फिर तो 9 4 तो कट ही गए। अपने पास आ गया ए स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का, सही लिख रहे हैं अपन, 6a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो 2a स्क्वायर प्लस का 6a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो a इंटू ए प्लस 3 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो a शुड बी लेस देन -3 यूनियन a शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इसका और इसका क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन। चेक करो कोई इंटरसेक्शन आएगा। मैंने आ तो रहा है बावड़े, बज्जर का हमारा आइटम।
हिंदी में बोलो। तो उसके लिए तो केस बनाओगे ना, नॉन जीरो है तो क्यों, तो बात तो वही आ गई फिर। तो डी पॉजिटिव क्यों होगा, लीडिंग कोएफिशिएंट निगेटिव है तो। और a बाई टू तुम्हारा, हाँ डिवाइड क्यों नहीं कर सकते बताओ, हाँ सही पॉइंट बोला उसने, डिवाइड कैसे कर सकते हो, क्या a प्लस टू पॉजिटिव है? अगर आप डिवाइड करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन भी तो बदल सकता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों में से कुछ भी आ सकता है ना। वो तब मैंने आपको बताया तो होगा शायद, डिवाइड कब करते हैं, इक्वेशंस में। इनइक्वालिटी में नहीं करते कभी डिवाइड, डिवाइड कब करते हैं, इक्वेशंस में। सिंगल इक्वेशन को क्रिएट करने के लिए, क्वाड्रेटिक का एक केस बनाने के लिए डिवाइड करना सिर्फ इक्वेशंस में। इनइक्वालिटी में वेरिएबल अगर बैठा हुआ है तो अगर आप डिवाइड करोगे बच्चा तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी केस बना देगा वो। ठीक है, दो केसेस बनाएंगे, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, उससे बेटर हम इससे कर लेंगे कि बैठ करके हम केस बना रहे हैं फिर डिवाइड करके फिर सोच रहे आप करें क्या। अरे भाई ये रटा हुआ होना चाहिए भाई, ये तो रटवा रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ए लेस देन जीरो, डी लेस देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ए ग्रेटर देन जीरो, डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, खत्म। दो केसेस बनाने, आंसर आएगा। ठीक है, तो अगली क्लास में इसी से हम आगे बढ़ेंगे। होमवर्क मैं आपको कोई नहीं दे रहा हूं, आप लोग कर लेना, 21 तारीख के बाद से अपन डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे, मैं आपको बता दूंगा। बट मेरा आपसे सजेशन है, जो आर्टिकल जैसे आप एक्सरसाइज 1 का हर आर्टिकल पे हेडिंग लिखी हुई है, मोनोटोनिटी में कुछ नहीं करना, लेकिन टेंजेंट नॉर्मल में जो आर्टिकल 1 पे हेडिंग पड़ी हुई उसके क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कर लेना, फायदा मिल सकता है। थैंक यू।